वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 14 अप्रैल 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल आहार क्रांति के बारे में है। अभी हाल ही में हमारे यूनियन मिनिस्टर ने एक नए मिशन को लॉन्च किया है। नाम है आहार क्रांति। किसने लॉन्च किया है इसे? इसे लॉन्च किया गया है विभा और जीआईएसटी के द्वारा मिलकर। ये जीएसटी नहीं है, जीआईएसटी है। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम और विभा का फुल फॉर्म है विज्ञान भारती। इन दोनों लोगों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। इंडिया में जितने लोग हैं उन्हें जितनी कैलोरीज की आवश्यकता है, इंडिया उससे दुगनी कैलोरीज प्रोड्यूस करता है। स्टिल इंडिया में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। इसका रीज़न ये है क्योंकि सही लोगों तक वो न्यूट्रिशन पहुंच पाता ही नहीं है। तो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव या एम बिल्कुल वही है कि हम लोगों तक इस मैसेज को स्प्रेड कर सकें कि न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है और लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा। मोटो है उत्तम आहार उत्तम विचार, गुड डाइट गुड कॉग्निशन। क्या फीचर होगा इस मिशन का? कई सारे डायमेंशन में एक साथ वर्क किया जाएगा। लोगों को अवेयर किया जाएगा न्यूट्रिशनल डाइट को लेकर कि वो फर्दर उन्हें बताया जाएगा कि बेटर न्यूट्रिशन क्या हो सकता है और अगर बेटर एग्रीकल्चर होता है तो वो बेटर न्यूट्रिशन में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। मैसेज में कई सारे मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। दैट विल बी कि न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है। कई सारे गेम्स के थ्रू भी लोगों को इस बारे में अवेयर करेंगे। जो गेम्स के कंटेंट होंगे वो ऑफलाइन ऑनलाइन में होंगे, लोकल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होंगे, हिंदी और इंग्लिश के अलावा, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा इस इंफॉर्मेशन को। जो मिशन होगा, यहां पर सबसे पहले हम टीचर्स को ट्रेन करेंगे। टीचर्स को ट्रेन करने का फायदा क्या होगा? एक ट्रिकल डाउन मैकेनिज्म हमें मिलेगा, डाउन ट्रोडन फिल्ट्रेशन टाइप मैकेनिज्म हमें देखने को मिलेगा, जिसमें होगा ये कि ये जो टीचर्स हैं ये स्टूडेंट्स को न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है उसके बारे में बताएंगे। फिर ये बात उनकी फैमिली तक पहुंचेगी और अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी तक पहुंच जाएगी। इसी स्ट्रेटजी को ऑप्ट किया गया था पोलियो के इरेडिकेशन के लिए और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिला था। ये जो मिशन है इसमें इंडिया की जो रिच नॉलेज है, आयुर्वेद बेस्ड जो न्यूट्रिशनल प्रैक्टिस है, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं जिनका हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो हमारे न्यूट्रिशन को कैसे एनरिच कर सकते हैं, उसके बारे में भी लोगों को बताएंगे। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडिया में हंगर एक बहुत बड़ी समस्या है, उसे एड्रेस करने में मदद मिलेगी। जो ट्रेडिशनल डाइट की वैल्यू है इंडिया के, उसको भी हाईलाइट किया जाएगा। लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैसे बैलेंस्ड डाइट में अपना की रोल प्ले कर सकते हैं, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। इंटरनेशनल लेवल पर इसका फ़ायदा यह है कि 2021 को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल डिक्लेयर किया है। तो हमारी आहार क्रांति ये जो मिशन है ये बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। पैरेलली जो यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है, उसमें भी तो ह्यूमन वेलबींग की बात की गई है ना। क्या कहा गया है? इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, यही तो कहा गया है। तो इस चीज़ को भी तो इंश्योर करने में मदद मिलेगी हमारे इस इनिशिएटिव से। तो ये सारी बातें आहार क्रांति के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो डेन्यूब स्टर्जन के बारे में है। डेन्यूब एक रिवर है यूरोप की और स्टर्जन मछली की एक प्रजाति है। अब तो मामला क्लियर हो गया होगा। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की गई है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा डेन्यूब स्टर्जन के इलीगल सेल के ऊपर। ये दुनिया की कुछ मोस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज में से एक है। जो लोअर डेन्यूब रीजन है, मतलब नदी का जो अंत का इलाका, वहां पर स्पेशली बल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, यूक्रेन, यहां पर इसकी इलीगल सेल बहुत ज़्यादा है। देखिए ये है रिवर डेन्यूब। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, ये रिवर्स, ये जो कंट्रीज हैं दिख रही हैं। अभी जिन देशों की हम बात कर रहे थे इस रिवर के लोअर रीच में, 2000 रोमानिया, सर्बिया,
बल्गारिया और ये है यूक्रेन। ये यहां पर देखिए स्ट्रेच होते हुए यहां तक आ रहा है। तो इन चारों देशों में इसका जो इलीगल कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है इस फिश का। अब देखिए इस फिश के बारे में बात करें तो जो स्टर्जन है ये तब से एग्जिस्टेंस में है जब अर्थ पे डायनासोर्स हुआ करते थे। मैं आपसे पूछूं कि आज अगर डायनासोर्स होते तो क्या होता, तो होता क्या? हम उनके दांत बेच रहे होते। कहीं पर अगर कुछ डायनासोर्स, ऐसी मान्यता है कि आग फेंका करते थे मुंह से, तो कहीं भट्टी वगैरह में आग जलाने की आवश्यकता होती तो हम उनका इस्तेमाल कर रहे होते। कुल मिला के एक्सप्लॉइट तो हम उनको भी कर रहे होते। तो ये जो जीव है ये डायनासोर के समय से है, लगभग 200 मिलियन पहले से। ये लंबाई में कई बार 8 मीटर तक हो जाते हैं और लगभग 100 सालों तक जीते हैं। इन्हें लिविंग फॉसिल का दर्जा भी दिया गया है। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है? देखिए कुछ जीव बहुत पुराने हैं, लाइक ये जीव जो है वो 200 मिलियन ईयर्स पुराना है, लेकिन फॉसिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि 200 मिलियन ईयर्स में इनके स्ट्रक्चर में कुछ खास बदलाव नहीं आया या बहुत कम बदलाव आया। तो ये उस समय की जानकारी हमें दे देते हैं कि उस समय कैसा रहा होगा सब कुछ सिस्टम, इसलिए इन्हें फॉसिल कहा जाता है। बट लिविंग है इसलिए लिविंग फॉसिल कह देते हैं। तो लिविंग फॉसिल का मतलब आपने समझ लिया। जो स्टर्जन है चूंकि बहुत लंबे समय तक जीते हैं, बहुत लंबे इंटरवल में, मतलब मेच्योर भी बहुत देर से होते हैं, बहुत इंटरवल पे अंडे भी देते हैं, तो इसीलिए ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को ज़्यादा झेल नहीं पाते। दैट्स वाई ये ग्रेट इंडिकेटर होते हैं रिवर की हेल्थ को लेकर। अगर ये मर रहे हैं मतलब रिवर अच्छी स्थिति में नहीं है, तो इकोलॉजिकल पैरामीटर की तरह भी वर्क करते हैं ये। देखिए स्टर्जन की नदर्न हेमिस्फीयर में 27 स्पीसीज पाई जाती हैं। कुछ तो केवल फ्रेश वाटर में रहती हैं, कुछ एनाड्रोमस होती हैं। एनाड्रोमस होने का मतलब है कि ये या तो मरीन या फिर ब्रैकिश एनवायरमेंट में रहते हैं, लेकिन जब इन्हें अंडे देने होते हैं तो ये फिर रिवर में चले जाते हैं। ये उल्टा ट्रेवल करके जाते हैं। लाइक रिवर अगर ऐसे आके यहाँ पे ब्लैक सी मान लीजिए डेन्यूब मिल रही है, तो ये वैसे तो यहाँ पर या तो किनारे वाले ब्रैकिश वाटर में रहेंगे या फिर यहाँ रहेंगे, लेकिन जब अंडे देना होगा तो फिर ये वापस से रिवर में ऐसे ट्रेवल करके जाएंगे, यहाँ पर कहीं किनारे पर अपने अंडे देंगे। तो ऐसे जो जीव होते हैं उन्हें एनाड्रोमस कहा जाता है। डेन्यूब स्टर्जन जो है वो ब्लैक सी में यूजुअली रहते हैं और डेन्यूब रिवर में माइग्रेट करते हैं स्ट्रीम के ऑपोजिट अंडे देने के लिए। थ्रेट ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से है, पोचिंग की वजह से है। कई बार चूंकि ये नदियों में जाते हैं तो अगर यहाँ पे डैम बना देंगे तो इनका रूट ब्लॉक हो जाएगा, तो भी इन्हें दिक्कत हो जाएगी। आईयूसीएन के रेड लिस्ट में देखिए 6 स्पीसीज हैं स्टर्जन की जो डेन्यूब रिवर में मिलती हैं, उनमें से 5 क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, मतलब काफी खतरे में है। WWF की बात करते हैं, वर्ल्ड का लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 100 देशों में वर्क करते हैं। 1961 में बनाया गया था। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इनका हेडक्वार्टर है। सिंपल सा काम है, नेचर को कंजर्व करना है और जो थ्रेट फेस कर रही है हमारी अर्थ या उसकी डाइवर्सिटी, उसे उससे बचाना है थ्रेट से। WWF के कुछ इनिशिएटिव हैं। T x2 गोल, टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने का गोल था। ट्रैफिक, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, अर्थ आर, ये सब इनके इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल है वो एक रिपोर्ट के बारे में है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पीपल के अगेंस्ट में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जानकारी देता है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ने इस स्टडी को कंडक्ट करवाया था, जिसमें जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनका क्या रिस्पॉन्स आया उस पर बात करेंगे। इसे एक्चुअली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की एक सेंटर है, सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, उसने ICSSR के अंडर में इस रिसर्च को किया था, जहां पर 6 सिटीज में एनालिसिस किया गया, मुंबई, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। लगभग 78% जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उन्होंने ये माना कि फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उन्हें प्रेजुडाइज फेस करना पड़ता है। सभी 6 सिटीज में उनके अगेंस्ट में ऑफेंसिव और एब्यूजिव लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई में ऑफेंसिव और एब्यूजिव लैंग्वेजेस सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं, 74%, चेन्नई 72, पुणे 67, दिल्ली 64, हैदराबाद 48, बेंगलुरु 43। इंसिडेंट्स 32% अप्रॉक्स नॉन रिपोर्टेड रह जाते हैं और 34% केसेस में उन्होंने ऐसा कहा कि उनकी FIR को लॉन्च नहीं किया जाता पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा। अगर हम ICSSR के बारे में बात करें तो 1969 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। उस समय प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे। लोकेशन न्यू दिल्ली में है। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, MHRD के तहत वर्क करता है। ये प्रोजेक्ट, फेलोशिप, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, सर्वे, पब्लिकेशन, इन सब फील्ड्स में काम करते हैं। रिसर्च वगैरह को भी सोशल साइंस में ये प्रमोट करते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में है। अभी हाल ही में
ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने श्री सुशील चंद्रा जी को, जो कि सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर थे, अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन होता है वो एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके पास फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी है देश में। ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करवाते हैं। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, जैसा प्रेसिडेंट को समय समय पर लगे, जितना भी नंबर वो चाहते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया। वर्तमान में कितने हैं? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एट प्रेजेंट और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है। स्टेट में बाकी उनकी हेल्प के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी होते हैं, जो कि आईएएस रैंक के ऑफिसर होते हैं। अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात करें तो प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स दोनों को ही अपॉइंट करते हैं। टेन्योर या तो 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए तब तक का होता है। सैलरी, पर्क्स और जो स्टेटस होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है, बिल्कुल एक्विवेलेंट होता है। रिमूवल की बात करते हैं, वो अपने पद से किसी भी समय रिजाइन कर सकते हैं या उन्हें उनके टर्म के पूरा होने के पहले भी रिमूव किया जा सकता है। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रिमूवल पार्लियामेंट से होता है और बिल्कुल उसी प्रोसेस से होता है जिस प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के बारे में है। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आने वाले समय में ये और भी हाईलाइट होगा। यूएस की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अर्ज किया है दुनिया की 20 एडवांस्ड इकोनॉमीज से कि वो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को अडॉप्ट कर लें। अब देखिए, बताता हूं मैं ओवरऑल मामला क्या है। दुनिया भर में सभी देश चाहते हैं कि उनके यहां कॉर्पोरेट टैक्स कम हो, स्पेशली नई कंपनीज के लिए। फायदा क्या होता है? नई कंपनीज उस देश में आएंगी क्योंकि टैक्स कम होगा, प्रोडक्शन यूनिट्स लगाएंगी, वहां के लोगों को जॉब मिलेगा, वहां की इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, तो फायदा होता है। सभी देश ऐसा चाहते हैं। आपको याद हो तो पिछले साल इंडिया ने भी जो स्टैच्यूटरी टैक्सेशन है कॉर्पोरेट टैक्स का, अगर वो कंपनी जो अपने सारे एग्जाम्पशंस छोड़ दें उनके लिए 22% कर दिया था। बाकी जो सरचार्ज वगैरह लगेगा वो उसके ऊपर होगा। नई कंपनीज के लिए इसे 15% कर दिया गया था। तो सभी देश ऐसा करते हैं, इंडिया ने भी किया हुआ है। जब तक यूएसए में ट्रंप नहीं थे, ट्रंप के पहले वहां पर लगभग 35% कॉर्पोरेट टैक्स हुआ करता था। ट्रंप ने आने के बाद, चूंकि वो बिजनेसमैन थे और बिजनेसमैन उनके भाई बंधु थे, तो उन्होंने इसे घटाकर 21% कर दिया। अभी कोविड आया, यूएसए को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें कॉर्पोरेट टैक्स के फॉर्म में ज्यादा पैसे मिल जाएं। तो वो प्लान ये कर रहे हैं कि वो जो 21% कॉर्पोरेट टैक्स है, तो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्लान ये कर रहा है कि वो इसे बढ़ाकर 28% कर दें। अब मामला ये है कि जब आप 28% करेंगे तो कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये टैक्स बहुत कम है। तो जो आपकी कंपनीज हैं वो दूसरे देशों में जाकर अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज लगाना शुरू कर देंगी। अब इससे यूएसए को नुकसान होगा। यूएसए ये चाहता है कि जब वो अपना कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाएं तो सभी लोग अपना कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दें। इसलिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि पूरी दुनिया में हर कंट्री में कम से कम 21% का कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए। यह होना चाहिए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। 21% कम से कम हो। इससे ज्यादा कोई रखना चाहता है तो रखे, इससे कम ना रखे। यह प्रस्ताव उन्होंने रखा। अब देखिए, यूएसए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को लेकर इंटरेस्टेड क्यों है, यह बात मेरे जैसे व्यक्ति को भी समझ में आ रही है। मैं ना तो कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं और ना ही मुझे दुनियादारी की बहुत जानकारी है। आप समझ सकते हैं कि सभी देशों के पास बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट होते हैं, एनालिस्ट होते हैं। ये बात तो उन्हें भी समझ में आ रही होगी ना कि यूएसए ऐसा क्यों चाहता है। तो कोई भला यूएसए की बात क्यों मानेगा? हर कंट्री सॉवरेन है, वो डिसाइड करेंगे कि उनके यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स क्या होगा। यूएसए कैन नॉट डिक्टेट कि यहाँ उनके देशों में कॉर्पोरेट टैक्स क्या होना चाहिए। और क्या आपको लगता है कि यूएसए इतना बेवकूफ है कि वो इस तरीके से कहेगा नहीं हम बढ़ा रहे हैं तो आप भी बढ़ाओ? इतनी बात तो उसको भी पता है ना कि ऐसे तो कोई नहीं मानेगा। तो कोई ना कोई तो पॉजिटिव आर्गुमेंट देना पड़ेगा ना। क्या है वो पॉजिटिव आर्गुमेंट जिसकी बेसिस पे यूएसए ऐसा कह रहा है? उनका आर्गुमेंट ये है कि हर कंट्री में जो कंपनीज होती हैं वो अपना प्रॉफिट बचाने के लिए अपनी कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स को ऐसे देश में शिफ्ट करती हैं जहां पर कम टैक्स लगता है। अगर हम पूरी दुनिया में मिनिमम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लगा देंगे तो ऐसी कंपनीज इस प्रकार से अपना टैक्स नहीं बचा पाएंगी। कैसे नहीं बचा पाएंगी? देखिए, इसमें होगा ये कि अगर किसी
कंट्री की एक कंपनी ने दूसरी ऐसी कंट्री में जाकर अपनी फैसिलिटी को एस्टैब्लिश किया है जहां पर कम टैक्स लगता है, तो जो टैक्स गैप होगा वो उन्हें पे करना पड़ेगा। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, चलिए एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। वैसे एक एग्जाम्पल यहां पर मेंशन किया गया है, ये आप अपनी सहूलियत के लिए पढ़ सकते हैं। मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और आसान भाषा में समझाता हूं। सपोज करिए इंडिया में एक कंपनी एक्स वर्क कर रही है, ग्लोबल मिनिमम, ये जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, सपोज करिए ये लग गया और इंडिया ने इसे ही फॉलो करते हुए अपने यहां 21% का कॉर्पोरेट टैक्स लगाया हुआ है। कंपनी एक्स ने अपने टैक्स को बचाने के लिए कंट्री बी में जाकर अपनी कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स को स्टैब्लिश कर लिया जहां पर टैक्स केवल 11% लगता है। अगर पूरी दुनिया में ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का प्रावधान है, तो इंडिया लीगली इस बात के लिए अलाउड है कि वो कंपनी बी से ये कह सकता है कि आपने जो भी प्रोडक्शन कंट्री बी में किया है वहां पर आपने 11% टैक्स दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने 11% दिया, आपने वहां पे प्रोडक्शन किया, वी नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन बाकी का 10% आप मुझे दीजिए। और ये कंपनी एक्स मना नहीं कर पाएगी क्योंकि इन्हें ग्लोबल लेवल पे 21% कॉर्पोरेट टैक्स देना ही होगा। बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान इंडिया को इस पर्सपेक्टिव से होता है, लगभग हर देश को होता है। तो इस तरीके से इस नुकसान से हर देश बच जाएगा क्योंकि तब वो लीगली इस बात के लिए अलाउड होंगे कि अगर कोई कंपनी किसी टैक्स हेवन कंट्री में जाकर टैक्स बचाने का प्रयास कर रहा है तो वो उसका गैप उससे वसूल सकते हैं और वो इसके लिए लीगली अलाउड हो जाएंगे आफ्टर इस टैक्स रिजीम के इंप्लीमेंटेशन के। फर्दर यूएसए ने यह भी कहा कि अगर कोई ऐसी कंट्री है जो इस 21% के रिजीम को नहीं मानेगी तो हम उन्हें जो कई तरीके के एग्जम्पशन देते हैं वो भी नहीं देंगे, उन्हें डिसइंसेंटिवाइज करेंगे कि वो इस 21% के रिजीम को माने। अब देखिए, अब इससे देशों को फायदा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब लोग इस बात पर विचार कर सकते हैं। डेफिनेटली इंडिया ने भी यही कहा है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी बातचीत होगी इंगेज होंगे और हम देखेंगे, हमारी जो अथॉरिटीज हैं वो इवेल्युएट करेंगे इसके क्या फायदे क्या नुकसान है और फिर हम देखेंगे कि हम इसे फॉलो करें या फिर ना करें। तो ये सारी बातें ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के बारे में, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ स्टेटमेंट है आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। आहार क्रांति, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। स्टर्जन, ये डायनासोर के समय से ही एग्जिस्ट करते हैं, लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर के पास इक्वल पावर होती है और ये इक्वल सैलरी एंड अलाउंसेस रिसीव करते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के जज के सिमिलर होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत कार्य करता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है, कौन सा गलत है? आज के सेशन में हम यहीं पे रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।